एक ऐसा धाम जो कोई भी अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर आना चाहता है, केदारनाथ धाम। इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जब कभी भी आप केदारनाथ आएँ तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि ऑनलाइन आप किन किन चीज़ों की बुकिंग कर सकते हैं, आपको अपने संग कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए और जो सामान आप एक्स्ट्रा लाए हैं जैसे हेलमेट या फिर कुछ और, तो पैदल यात्रा में उसे कहाँ रखना है। अगर आप अपने संग व्हीकल लाए हैं तो उसकी पार्किंग कहाँ कर सकते हैं, यात्रा में आपको कौन कौन सी चीज़ें कैरी करनी होंगी और रात को रुकने की व्यवस्था कहाँ होगी। हमने हल्द्वानी से रानीखेत, चौखुटिया, द्वाराहाट वाले रूट से अपनी यात्रा तो पूरी हो चुके हैं कैची धाम के दर्शन और यहाँ से चलते हैं हम आगे की तरफ को। अगर आप अपनी यात्रा अपने व्हीकल से कर रहे हैं, टू व्हीलर या फोर व्हीलर, तो उसकी प्रॉपर सर्विस कराने के बाद यात्रा शुरू करें, क्योंकि पहाड़ी रास्ता होने की वजह से आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। हल्द्वानी से 8 बजे निकलने के बाद हम रुद्रप्रयाग शाम के 9 बजे पहुँचे और ये रूम ले लिया और सामने इतना अच्छा और प्यारा सुंदर व्यू था। रुद्रप्रयाग में रूम 1000 रुपये से शुरू हो जाते हैं, पर यहाँ के कंपैरिजन में सोनप्रयाग में रूम थोड़े महंगे हैं। नाश्ता करने के बाद हमने अपनी यात्रा दोबारा से गुप्तकाशी वाले रूट से शुरू करी। अभी हमारी यात्रा करीब 90 किलोमीटर और बची हुई थी और रास्तों में इतने प्यारे प्यारे सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे थे। जमुल खाल से हम आगे पहुँच चुके हैं। यात्रा के दौरान आप अपना आधार कार्ड जरूर कैरी करें, क्योंकि चारधाम यात्रा के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। और ये है खुमेरा गांव में, यहाँ से केदारनाथ 25 किलोमीटर अभी दिखा रहा है और ज़्यादा। आप अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर uk.gov.in है। दोपहर का लंच हमने यहाँ पर फाटा नाम की जगह में किया और खाना काफ़ी स्वादिष्ट था। करीब 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पे खाने का चार्ज रहा। उस टाइम में भी थी आपकी दुकान यहाँ पे? श्री केदारनाथ धाम का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है। अगर आपको ऋषिकेश तक डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल पाती तो आप हरिद्वार तक अपनी ट्रेन की बुकिंग करा सकते हैं। यहाँ से आप बस या टैक्सी करके सोनप्रयाग तक आ सकते हैं। सोनप्रयाग आपकी लास्ट डेस्टिनेशन होने वाली है। हम पहुँच चुके हैं पोखरी नाम की जगह है ये। केदारनाथ के बिल्कुल करीब पहुँचते जा रहे हैं हम। सोनप्रयाग में काफ़ी अच्छी व्हीकल कैपेसिटी वाली पार्किंग है। यहाँ पर आप अपना टू व्हीलर या फोर व्हीलर पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर टू व्हीलर पार्किंग का शुल्क 50 रुपये पर डे और फोर व्हीलर पार्किंग का शुल्क 150 रुपये पर डे रखा गया है। अगर आपके पास हेलमेट या फिर कुछ ऐसा भारी सामान है जिसे आप अपनी यात्रा में शामिल नहीं करना चाहते, तो आप इसे ऊपर सेकेंड फ्लोर में टोकन लेके जमा करा सकते हैं, जिसका शुल्क 12 घंटे का करीब 100 रुपये रहता है। अगर सोनप्रयाग पहुँचते पहुँचते आपको रात हो गई है तो आप नाइट स्टे यहीं पर सोनप्रयाग में रूम लेके कर लीजिए, क्योंकि इससे आगे उतने अच्छे रूम आपको नहीं मिल पाएंगे। अगर आप केदारनाथ ट्रैक करना चाहते हैं तो कम से कम 4 से 5 दिन का प्लान बनाकर जरूर आएँ। तकरीबन इतने दिन तो आपको लग ही जाएंगे। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक के लिए शटल सेवा शुरू की गई है, जिसका प्रति व्यक्ति 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से शुल्क लिया जाता है। अब बात करते हैं कि आपको यात्रा के दौरान किन किन चीज़ों को अपने संग रख के चलना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर या शुगर वगैरह की दवाइयाँ चाहिए होती हैं तो उनको अपने पास ज़रूर कैरी करें। और दूसरी चीज़, हल्की फुल्की फीवर के लिए कुछ मेडिसिन ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ट्रैक में अपने संग एक लाठी ले लें जो 50 से 70 के बीच में आपको गौरीकुंड से ही मिल जाएगी। इसके अलावा गर्म कपड़े ज़रूर रखें, जैसे कि जैकेट, टोपी और गर्म सॉक्स और रेनकोट ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ पर बारिश होना आम बात है और आप भीगने से आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। अगर आपके पास रेनकोट नहीं है, पॉली वाला रेनकोट यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा, जो करीब 100 से 150 के बीच में मिल जाता है। कभी भी आप कोई ठंडी एरिया में ट्रैक करते हैं तो बॉडी के एक्लिमेटाइजेशन के लिए उस एरिया के आसपास एक रात का स्टे जरूर करें, जिससे आपकी बॉडी एक्लिमेटाइजेशन हो जाए। केदारनाथ का पूरा ट्रैक करीब 16 किलोमीटर का है। बरसात के दिनों में आपको ट्रैक कहीं कहीं पर ख़राब भी मिल सकता है। अब यात्रा कैसे करनी है? यात्रा अगर आपको पैदल करनी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप पालकी में यात्रा करते हैं तो करीब 16 से 17 हज़ार रुपये, और अगर आप घोड़े से यात्रा करते हैं तो करीब 4 से 5 हज़ार रुपये आपको लगेगा। ये फ़ीस वेट के हिसाब से ली जाती है, पर आप मेडिकल रूप से सही हैं, फिट हैं, तो मेरा मानना ये है कि आपको पैदल ही यात्रा करनी चाहिए। और यदि आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो 6 से 7 हज़ार रुपये फ़ीस रहती है। इसमें आना और जाना इंक्लूड रहता है। हेलीकॉप्टर की यात्रा करने के लिए आपको 2 से 3 महीने पहले एडवांस में बुकिंग करनी होती है, जो GMVN की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक होता है। इसके अलावा GMVN से आप डोरमेट्री टेंट भी बुक कर सकते हैं। डोरमेट्री का अर्थ यहाँ पे शेयरिंग बेड से है। करीब एक टेंट के अंदर करीब 12 बेड रहते हैं।
गौरीकुंड से श्री केदार जी के इस पैदल ट्रैक में कई स्थान पड़ते हैं, जिसमें गौरीकुंड से 4 किलोमीटर दूर जंगल चट्टी पड़ता है। इससे आगे की तरफ 1 किलोमीटर यात्रा करने पर भीमबली पड़ता है। इससे और आगे 1 किलोमीटर आगे आने पर रामबाड़ा पड़ता है। भीमबली से खच्चरों का रास्ता और पैदल यात्रा का रास्ता अलग अलग हो जाता है। रामबाड़ा से 2013 की त्रासदी के बाद नया रास्ता बनाया गया, जो नदी के दाईं तरफ से बनाया गया है। पहले रास्ता बाईं तरफ से हुआ करता था और रामबाड़ा से ही असली चढ़ाई शुरू होती है। इससे ऊपर ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाता है, इसीलिए ज़्यादा छोटे बच्चों को इस यात्रा में शामिल ना करें। यात्रा के दौरान अगर आपको उल्टी, सांस लेने में तकलीफ या तेज़ी से दिल का धड़कना या फिर चक्कर आना या फिर कोई और प्रॉब्लम होती है तो आप निःशुल्क मेडिकल शिविर यहाँ लगे रहते हैं, वहाँ पर आप अपना चेकअप करा सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन की लिस्ट में आपको खाली पेट यात्रा करने की सलाह नहीं दी जाती। केदारनाथ जी के कपाट 6 महीने बंद और 6 महीने खुले रहते हैं। अप्रैल के लास्ट वीक या फिर मई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में केदारनाथ जी के कपाट खुलते हैं, जो कि दिवाली के दूसरे दिन विधिवत बंद हो जाते हैं। बात करते हैं कि सबसे अच्छा मौसम केदारनाथ ट्रैक का कौन सा रहता है। स्टार्टिंग के 2 से 3 वीक काफ़ी रस भरे होते हैं। इसके बाद मानसून के महीनों में यहाँ पर नदी नाले काफ़ी उफान में रहते हैं और ट्रैक भी काफ़ी टूटा फूटा हो सकता है, इसलिए इस टाइम पर यहाँ पर ट्रैक करना थोड़ा रिस्की रहता है। मानसून के बाद आप ट्रैक कर सकते हैं जब तक कपाट खुले रहते हैं। इस बीच में आमतौर पर रस कम रहता है। गौरीकुंड के बाद केदारनाथ ट्रैक में आपको रूम्स नहीं मिलेंगे, इसके बाद टेंट्स की ही सुविधा रहती है आगे की तरफ। और बाकी केदारनाथ टेम्पल के आसपास आपको GMVN द्वारा रूम्स मिलते हैं, जिसे पहले ही 2-3 महीने पहले प्री बुकिंग करानी होती है। गौरीकुंड से केदारनाथ टेम्पल तक आपको ट्रैक में करीब 7 से 8 घंटे तक लग सकते हैं। तो इसके अंदर रुके थे हम कल शाम। अभी गेट को बाहर का थोड़ा सा नज़ारा दिखाता हूँ मैं, क्योंकि रात हो गई थी, दिखा नहीं पाया था मैं। डबल चैन है इस पे, एक बाहर से एक अंदर से। कल रात बारिश भी हुई, ठंड हुई, लेकिन पानी अंदर नहीं आया फिलहाल। अभी 4 किलोमीटर का ट्रैक पैदल वाला अभी बचा हुआ है हमारा। और ये था हमारा टेंट। बारिश हुई पर पानी अंदर नहीं आया। ये 2-3 इन्होंने टेंट लगा रखे हैं अलग अलग से। बहुत बर्फीली हवाएं चल रही हैं यहाँ से। ये धूप आ गई है, धूप से और ज़्यादा प्यारा लग रहा है। जब बर्फ़ में धूप पड़ती है ना तो और ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में। ये जो सारे यात्री वापस आ रहे हैं, ये यात्री लोग आ रहे हैं, ऊपर से देख के दर्शन करके वापस आ गए हैं। अच्छा हुआ ये डिसीजन सही लिया कि जैकेट ले ली मैंने लास्ट में और टोपी ले ली, क्योंकि ऐसा है कि मुझे लगा कि यार इतना ट्रैक है, इतना कहाँ वजन ले जाएंगे, लेकिन बाद में यहाँ दुकान वाले लोग कह रहे हैं कि यार ऊपर -1 डिग्री टेम्परेचर रहता है, तो समझ लो कि कितना ठंडा होने वाला है। यहाँ से भी ज़्यादा ठंडा होगा वहाँ। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोग ट्रैकिंग में आते हैं, जितने भी लोग गर्मियों में आते हैं, ऐसा मत सोचिए कि गर्मियों के दिन है ठंड नहीं होगी, यहाँ भी भरपूर ठंड होती है। पूरे ट्रैक में हर हर महादेव की गूंज आपके लिए एनर्जी बूस्टर का काम करती है। जो मैंने अभी आपको टेंट दिखाया, इस टेंट का किराया एक रात का करीब 1000 रुपये लिया गया, जो कि काफ़ी ठीक था। तो मैगी की बात तो हुई है, तो मैगी का प्राइस, ये मैगी जो है 80 की 1 मैगी है। तो समझ सकते हो कि महंगाई है, और ठीक भी है यार, क्योंकि वर्थ इट है। क्योंकि ऐसा है कि ये लोग इतनी ऊंचाई में ला रहे हैं, और ठीक है, मेरे हिसाब से कोई रेट ज़्यादा नहीं है। अगर खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर 80 से 120 के बीच में आपको आलू का पराठा एक सिंगल मिलेगा, और पानी की बोतल कम से कम 80 से 100 के बीच में आपको मिलेगी। केदारनाथ पहुँचने की असली फीलिंग यहाँ रास्तों से ही शुरू हो जाती है। यहाँ धूप पड़ते ही पूरी बर्फ़ के ढके हुए पर्वत चमक उठते हैं। अभी हम हैं बड़ी लिचोली के पास। यहाँ पर एक बड़ा सा ग्लेशियर हमको देखने को मिलता है, पर ये मई के बाद धीरे धीरे ग्लेशियर पिघल जाता है। अगर आप केदार घाटी के बीच में इस सुंदर ट्रैक को देखते हैं तो आपकी सारी टेंशन, सारी परेशानी और सारी थकान मानो मिट सी आती है। अगर इससे पहले आपने कोई ट्रैक नहीं किया है तो हो सकता है कि आपको केदारनाथ का ट्रैक थोड़ा सा मुश्किल लगे। बोर्ड में 16 किलोमीटर दर्शाया गया है, पर यहाँ के लोकल दुकानदार इसे 22 किलोमीटर का ट्रैक बताते हैं, क्योंकि जो 16 किलोमीटर का ट्रैक है वो आपदा से पहले का ट्रैक माना गया है, और उसके बाद नया रास्ता जो है वो 22 किलोमीटर का है।
केदारनाथ के पूरे ट्रैक में GMVN द्वारा शौचालय की अच्छी सुविधा की गई है, जहां कुछ दूरी पर सुलभ शौचालय बनाए गए हैं। केदारनाथ ट्रैक में आपको बहुत सारे सुंदर बुग्याल भी दिखाई देंगे। यहाँ पर बुग्याल में सैकड़ों बकरियाँ और भेड़ें चराई जा रही हैं। जो लोग ट्रैक को घोड़े और खच्चरों से करते हैं, उनको 1 किलोमीटर पहले ही इस ट्रैक पे उतार दिया जाता है। उसके बाद 1 किलोमीटर का ट्रैक खुद ही करना पड़ता है। जैसे जैसे आप केदारनाथ के ट्रैक में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे चीज़ों के रेट ऊपर बढ़ते जाते हैं। MRP से 2 से 3 गुने ज़्यादा रेट में यहाँ पे चीज़ें दी जाती हैं। मोबाइल नेटवर्क की यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होती और कहीं कहीं पर तो फ्री वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारी यात्रा का प्लान अचानक बना था, इसलिए हमने कुछ भी ऑनलाइन प्री बुकिंग नहीं की थी। आप जब भी यहाँ आएँ, GMVN की ऑफिशियल वेबसाइट से प्री बुकिंग करा के ही आएँ। दर्शन करने के लिए केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 5 बजे आरती के बाद खुलते हैं, जो कि दोपहर 3 बजे तक बंद हो जाते हैं, और फिर संध्या आरती के बाद 5 से 6 बजे के बाद पुनः दर्शन के लिए कपाट खुलते हैं, जो कि शाम को 9:30 बजे तक बंद हो जाते हैं। दर्शन करने के लिए इस बड़े से ओम के बगल से 3 सेट है। यहाँ से दर्शन के लिए लाइन लगती है, जो कि यात्रा पर्ची दिखाकर दर्शन के लिए स्लॉट नंबर वाली पर्ची लेनी होती है, जिसमें 7 से 8 घंटे बाद का हमें समय दिया होता है। केदारनाथ धाम के आसपास बहुत सारे होटल, रिसोर्ट और डोरमेट्री आदि बहुत सारे शामिल हैं, जिनका किराया अक्सर काफ़ी ऊंचा रहता है, या फिर GMVN की ऑफिशियल वेबसाइट के बाद इन्हें बुक किया जा सकता है। जैसे ही आपको केदारनाथ धाम के दर्शन होते हैं, वैसे ही आपकी पूरी थकान मानो मिट सी जाती है। मान्यता ये है कि महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए हिमालय की तरफ जा रहे थे, तो वो भी शिवजी के दर्शन करना चाहते थे, पर शिवजी उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए वो यहाँ पर गाय और बैलों के झुंड में शामिल हो गए, पर भीम ने उन्हें पहचान लिया और पीछे से आके पकड़ लिया। इसीलिए मंदिर के गर्भगृह के अंदर बैल के पीठ के आकार की आकृति उभरी हुई नजर। दर्शन की लाइन के लिए मैं करीब 11 बजे लगा और शाम को 5 से 6 बजे के बीच में हमारा नंबर आया। शाम के टाइम पे यहाँ पे बारिश होने लग गई, और जिससे काफ़ी ठंड बढ़ गई थी और मौसम बहुत ही प्यारा हो गया था। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते और आपको टाइम की कमी है, तो आप VIP दर्शन भी कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस 4 से 5 हज़ार रुपये तक हो सकती है। आपके जूते चप्पल रखने के लिए यहाँ पे सेवा बनाई गई है, जिसमें आप टोकन लेके जूते चप्पल अपने रख सकते हैं। केदारनाथ मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ी भीमशिला है 2013 में, जिसने त्रासदी से पूरे मंदिर की रक्षा की थी। तो यार देखो, एकदम मस्त पर्वत है, बिल्कुल स्ट्रेट पर्वत है। और ये देखो भाई नज़ारे, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती होगी तो ऐसे पानी भी आता होगा इसमें। यार यहाँ चढ़ना और नॉर्मल चढ़ने में बहुत फ़र्क है। इसके बाद हमने किए भैरव बाबा जी के दर्शन। कहते हैं केदारनाथ यात्रा में भैरव बाबा जी के दर्शन करना बहुत अनिवार्य रहता है। इसके बिना दर्शन किए यात्रा पूरी अधूरी मानी जाती है। कहते हैं यहाँ से भैरव बाबा पूरे केदारनाथ मंदिर की यहाँ से रक्षा करते हैं। तो अभी मैंने करे थे वहाँ पे दर्शन, और अभी नीचे को जाना है, फिर डाउन में देखते हैं। मंदिर के भी दर्शन हो गए और यहाँ काल भैरव देव जी के भी दर्शन हो गए। अब वापस जाने की कोशिश करते हैं। कहाँ तक जाते हैं? वो हेलीपैड दिख रहे हैं यहाँ से, इतने ऊपर हूँ मैं अभी हेलीपैड से। ये देखो जो नदी दिख रही थी वहाँ से जब मैं लाइन में खड़ा था, इतने ऊपर से आ रही है पावर। ये सेट है, इसके नीचे थे हम लाइन में। तो इस रास्ते से गए थे हम भैरव मंदिर। ये रास्ता बिल्कुल केदार बाबा जी के बगल से जाता हुआ, लेफ्ट से जाता हुआ है, और चलते हैं हम सीधे घर की तरफ को। अब केदारनाथ मंदिर के अंदर गर्भगृह में कैमरा ले आना मना है, इसलिए मैंने वहाँ की कोई क्लिप नहीं ली है, और इसके दर्शन करने के लिए आपको खुद ही केदारनाथ आना होगा। केदारनाथ मंदिर की सीढ़ियों के पास एक छोटा सा बाजार सा लगता है। यहाँ से आप अपने घर के लिए केदारनाथ बाबा की फ़ोटो या फिर कुछ भी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सकते हैं।
मान लीजिए अगर आपको गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक आने में 8 से 9 घंटे लगे हैं, पर जाने में आपको इतना समय नहीं लगेगा। जाने में आपको तकरीबन 5 से 6 घंटे ही लगेंगे। अगर आप भी केदारनाथ ट्रैक करने वाले हैं या करने की सोच रहे हैं तो कुछ हफ्ते पहले आप नॉर्मल वॉकिंग शुरू कर दीजिए, जिससे आपको एकदम से 16 किलोमीटर या फिर 22 किलोमीटर चलने में प्रॉब्लम ना हो। यात्रा के दौरान आप अपना आधार कार्ड ज़रूर रखें, जिसमें फ्री मेडिकल सर्विस जो है आपको आधार कार्ड दिखा के मिलेगी, जिसमें मेडिकल शिविरों द्वारा मुफ्त में आपको दवाइयाँ प्रोवाइड की जाती हैं। मंदिर के गर्भगृह के दर्शन के लिए अपनी यात्रा कुछ ऐसे प्लान करें कि आपको सुबह लाइन में खड़ा होना पड़े और सुबह ही 8 से 9 बजे के बीच में आपको दर्शन हो जाएं, क्योंकि उस टाइम में लाइन में टाइम भी कम लगता है और भीड़ भी कम होती है। फिलहाल केदारनाथ की यात्रा एक बहुत पवित्र यात्रा मानी जाती है। यहाँ आपको वैसे खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हमने अपनी यात्रा मई के महीने में करी, उस टाइम पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है। सारी बातों का सार ये है कि पहले अपनी यात्रा प्लान कर लें, फिर यात्रा को आनंदपूर्वक करें। हर हर महादेव।